हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारा पाठ चल रहा था महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो लगभग हमारे आधा पाठ पूरा हो चुका है। पहले वाली क्लासों में हमने आपको महिलाओं के बारे में बताया कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में किस प्रकार महिलाओं का शोषण किया जाता था, महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था। और भारतीय समाज में जो है जैसे जाति प्रथा है, सती इसके अलावा सती प्रथा है, दहेज प्रथा है, इस प्रकार की अनेक जो है बुराइयां फैली हुई थी और समाज सुधारकों ने इन बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। हमारा चैप्टर अब चल रहा था जाति प्रथा, यानी भारत में जो है जाति के आधार पर उस समय जो भेदभाव किया जाता था उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक उदाहरण से एक शुरुआत कर रहा है। तो देखिए, कक्षा में जगह नहीं। मुंबई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकार स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता, कह रहा है। अब मुंबई प्रेसिडेंसी यानी मुंबई तो महाराष्ट्र में है, जहाँ प्रेसिडेंसी अर्थात जहाँ अंग्रेजों का जहाँ मतलब मुख्यतः सेना वगैरह रहती थी, साम्राज्य था। तो वो कह रहा है अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्त आवाज़ उठाई, जब कह रहा अछूतों ने इसके विरुद्ध यानी जातिवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाई, तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाज़त दे दी गई ताकि वे कमरे को दूषित न कर सके। देखिए बेटे, कह रहा है अगर जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो उन्हें केवल स्कूल के बरामदे में बैठाया गया, कमरे में नहीं बैठाया गया। वो सोचते थे यदि इनको कमरे में बैठा दिया गया तो वो जो है उस कमरे को दूषित कर देंगे। जहाँ उच्च जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। क्या देखो बेटा, आप बता सकते हो क्या ये सही है? यदि किसी दलित या कोई निचली जाति का व्यक्ति है, क्या उसके बैठने से जो है क्लास दूषित हो जाती, या भिड़ने से या उसके स्पर्श करने से कोई दूषित हो जाता? नहीं बेटा, ये सही सोच नहीं थी, क्योंकि भगवान हमें बेटा सबको एक जैसा बनाया। सब में ही 8 मास है, सब में वही खून है, चाहे दलित हो चाहे स्वर्ण हो, सभी में एक जैसा ही खून है और सभी में एक जैसे ही शरीर है। तो कह रहा है उस समय ये एक उदाहरण दे रहा है, उदाहरण के जरिए बता रहा है उस समय जाति के आधार पर कितना भेदभाव किया जाता था। अब आगे देखिए, समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर भी लोग जो हैं जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। कह रहे 19वीं सदी आते आते समाज के दूसरे हिस्से अर्थात जो लोग ब्राह्मण नहीं थे, गैर ब्राह्मण जातियों के लोग भी भीतर से लोग जो है जाति भेदभाव के खिलाफ यानी जो समाज में जातिवाद था उसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे, क्योंकि लोग धीरे धीरे शिक्षित होते जा रहे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा समाज में सभी को जो है समानता का अधिकार दिया जाए और सभी की एक ही जाति होनी चाहिए। वो कौन सी जाति है? इंसानियत होनी चाहिए सभी के अंदर। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले लोगों को इकट्ठा किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर मतवान पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए। कह रहा है हरिदास ने अर्थात ऐसे ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए जो है जाति के आधार पर जो भेदभाव करते थे, जिसे आज केरल कहा जाता है। ऐसे एझावा जाति के भी श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा और उन लोगों को समझाया कि जो भगवान ने हमें तो सबको समान भेजा है धरती पर, लेकिन हमने जो है जातिवाद का जो है ये खुद बनाई है जातियाँ। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका कहना था कि सारी जो मानवता उसकी एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, औरु जाति औरु मतम औरु देवो मनुष्यान, अर्थात मानवता की एक जाति है, एक धर्म और एक ही क्या है बेटा? ईश्वर है। उनका कहना था औरु जाति औरु मतम और औरु देवम मनुष्यान, अर्थात मानवता की एक जाति है, एक धर्म है, एक ईश्वर है। अर्थात जो है हम सभी क्या हैं? एक हैं, एक भगवान है, एक ही जाति है और हमारा एक ही धर्म है। इन सभी पंथों की स्थापना से ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मणी जातियों से थे।
और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने इन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। इन्होंने इन समाज सुधारकों ने। अब है गुलामगिरी। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फुले सबसे मुखर नेताओं में से एक है। निम्न जातियों में जो उनके जो नेता थे ज्योतिराव फुले, यानी सबसे जो मुखर नेता थे, इस बुराई के खिलाफ उन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई। सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वालों नेताओं में से वो एक थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूल में शिक्षा पाई। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मण के इस दावे पर खुलकर हमला किया कि आर्य होने के कारण वो औरों से श्रेष्ठ है। फुले का तर्क था, अर्थात फुले का कहना था, ज्योतिराव फुले का, कि आर्य विदेशी थे और इस उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्होंने अपना गुलाम बना लिया था। यानी जो ज्योतिराव फुले का कहना था कि जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, अपने आप को जो स्वर्ण कहते हैं, वो बाहर से आए हैं और वो लोग बाहर से आकर उन्होंने यहाँ पर रह रहे लोगों को जो अपना गुलाम बना लिया। अर्थात जो स्वर्ण जाति वाले लोग हैं वो कहाँ के हैं? बाहरी हैं, अर्थात विदेश से आए हैं। फुले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी ज़मीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देश के लोगों की है, कथित निम्न जाति के लोगों की है। अर्थात उनके कहना था कि ये जो धरती है, ये जो देश है, निम्न जाति के लोगों का ही ये देश है। फुले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। फुले ने दावा किया कि आर्यों के आने से पहले यहाँ पर सभी लोग जो है मिलजुल कर रहते थे, स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जो है जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन चलाते थे। उन्होंने सुझाव दिया, अर्थात उन्होंने कहा कि शूद्रों, श्रमिक जातियों और अति क्षुद्र अर्थात अत्यधिक जो अछूत जो जाति जिन्हें माना जाता है, वो जाति भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जाति समानता के समर्थन में जो है देश में या पूरे समाज में मुहिम चलाई। 1873 में फुले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी, अर्थात गुलामी, यानी गुलामी मतलब जो लोग हैं, जो अछूत जो लोग हैं, जो निम्न जाति जो लोग हैं, वो स्वर्ण जाति के लोगों को क्या करते थे, वहाँ पर नौकरी करते थे, उनकी जो है गुलाम की तरह कार्य करते थे, अर्थात नौकर या दास बनकर रहते थे। इसे लगभग 10 साल पहले उन्होंने एक उदाहरण लिखा, उदाहरण के जरिए बताया कि 10 साल पहले अमेरिका में गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई। दास प्रथा होता है बेटा किसी व्यक्ति को गुलाम बना लेना, जीवन भर उससे कार्य कराना। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने में संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से इस पुस्तक में उन्होंने जोड़ दिया था। जैसा कि उदाहरण से पता चलता है, फुले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार से गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का ये आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिमी भारत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और दक्षिण भारत में ई.वी. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेता के नेतृत्व में भी चलता रहा करे। जो आगे जो आंदोलन है 19वीं शताब्दी के उसके बाद तक जो है उत्तर भारत में तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने भारतीय संविधान बनाया था, और दक्षिण भारत के नेता महान दलित नेता जो है रामास्वामी नायकर जैसे नेताओं ने ये जो है आंदोलन लगातार चलाया और उन्होंने जो भारत में जो समाज में जो जाति व्यवस्था उसको ख़त्म करने का काम किया। अब हम कल पढ़ेंगे मंदिरों में कौन जा सकता था, अर्थात यानी
स्वर्ण जा सकते, स्वर्ण लोगों को जाने का अधिकार था या निचली जाति के लोगों को जाने का अधिकार था, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।